नमस्कार बच्चों। आज एक बार फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। हमने जो सीरीज शुरू की थी आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने आने वाले पेपर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और इस पर्टिकुलर निःशुल्क सीरीज से आपको लाभ भी हो रहा होगा। वैसे तो मैं हर बार अपनी क्लास में लगभग बता ही देता हूं, लेकिन अगर कोई नया बच्चा सुन रहा है तो उसके लिए भी कि ये जो सीरीज है ये निश्चित रूप से आपको एसएससी सीजीएल में तो हेल्प आउट करेगी, मगर इसके अलावा भी जो अन्य एग्जाम्स होते हैं एसएससी के उसमें भी, प्लस ये भी कि जैसे अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो एसएससी के अलावा भी जो एग्जाम्स हैं वहां पे भी आपको, जहाँ पे हिस्ट्री है वहां पे बेहद 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 ज्यादा फायदा होगा। जैसे स्टेट एग्जाम्स हो गए, डिफेंस एग्जाम्स हो गए, जहाँ पे हिस्ट्री है वहां पे ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। चलिए, तो हमने अपनी अंतिम क्लास में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स शुरू किया था। उसी कहानी को अभी हम आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ प्रयास करेंगे कि आज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इस क्लास में खत्म करके 1857 विद्रोह भी शुरू करें। हमारा ये प्रयास है। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई महत्वपूर्ण चीजें भी कवर होती जाएं और पेस भी मेंटेन हो, लेकिन पेस बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं रखना है कि समझ में नहीं आए या बहुत ज्यादा फास्ट चले, नहीं। दोनों ही चीजों का बैलेंस बनाते हो, क्योंकि एग्जाम पास है, काफी चीजें करनी है, तो एक पेस, थोड़ा तो पेस जरूरी है। चलें, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोग पिछली बार कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब, उन पर हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन, और अंत में फिर हमने प्रार्थना समाज पर डिस्कशन किया था। आज हम बढ़ेंगे वहां से और आगे। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ लिया हमने, और फिर हमने ये कहां तक कर लिया था, तो प्रार्थना समाज तक कर लिया था। ये हमारा अंतिम प्रश्न था कि प्रार्थना समाज के स्थापनाकर्ता कौन है, तो हमने सही जवाब दिया था आत्माराम पांडुरंगा साहब। और हमने बात की थी कि इस तरीके से अब देखो बंगाल के बाहर भी आ चुका है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्योंकि ये बॉम्बे प्रांत में था आंदोलन। अच्छा, अब हमें बढ़ना है यहां से आगे, तो देखते हैं भाई हमारे आज के शानदार क्वेश्चंस क्या हैं, है ना। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पास में आए हुए हैं वो, प्लस मोस्ट प्रोबेबल जो आ सकते हैं, दोनों का ही एक शानदार कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। और आप पाएंगे कि जो आपका एग्जाम है वहां पे अगर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको यहीं से क्वेश्चन दिख जाएंगे वो। ठीक है, तो आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अच्छे से इसको पढ़ना है और एग्जाम से पहले रिवाइज भी करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख ली, समझ में आ गया, ये एक पार्ट है। एग्जाम तक आपके साथ ये चीजें स्टे करें, उसके लिए जरूरी है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन भी रहे, और वो आपकी जिम्मेदारी है। हम प्रयास करेंगे कि एंड में भी आपके लिए कुछ बेहतरीन चीजें लाएं। चले, किस समाज सुधारक के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? देखें, तो मैंने ये बात बताई थी कि ऋग्वैदिक काल में, पिछली क्लास में बताई थी ना आपको कि ऋग्वैदिक काल में हमने ये चीज नोटिस की कि विधवा पुनर्विवाह होते थे, यानी अगर कोई महिला विधवा हो जा रही है फिर भी उसकी फिर से शादी करवाई जा रही है ताकि वो रीसेटल हो जाए। लेकिन समय के साथ फिर एक कुरीति ऐसी डेवलप हुई कि नहीं भाई, अगर कोई महिला का पति मर गया है तो अब उसी की वजह से मरा है, पूरा दोष उस महिला का है, और वो अब अपशगुनी बन गई। और फिर समाज ने कुछ ऐसी चीजें बना दी कि अब आप एक झोपड़ी में रहें, घर से अलग थलग कर दिया जाता था, कोई रंगीन वस्त्र पहन नहीं सकते, खुश नहीं दिख सकते, हंस नहीं सकते, किसी प्रकार की कोई रंगीन चीज तो हो ही नहीं जाए। इनफैक्ट अगर कोई विधवा महिला हंसते हुए दिख जाती थी तो समाज ऐसे ताने मारता था कि लो अपने पति को खा गई और अब हंस रही है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से आपको दूर रहना पड़ता था, क्योंकि आपको तो अपशगुनी होने का टाइटल दे दिया है। जबकि हो सकता था कि भाई जो वो व्यक्ति है, जो पति है, हो सकता था कि बहुत ज्यादा नशा करता हो, वो उसकी वजह से मरा हो, लेकिन ब्लेम किस पर? पत्नी पर। और इसलिए कई बार विधवा महिलाएं सोचती थी कि इससे अच्छा तो सती कर लेते, सती में तो एक बार मरना होता, और विधवा वाले जीवन में तो हर दिन तड़प तड़प के मरना पड़ रहा है। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब, उनने ठान लिया कि विधवा पुनर्विवाह होने चाहिए, और इसलिए उनने जबरदस्त प्रयास किए। और साल 1856 में, जिस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, वैसे डलहौजी बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं, जैसे व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 7 राज्यों को हड़पा हमने पढ़ा है, अवध को भी कुशासन के नाम पे हड़पा, पंजाब से युद्ध लड़के उसको हड़पा। लेकिन एक काम डलहौजी ने जो अच्छा किया वो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा दिया। हालांकि डलहौजी फिर इंडिया से चले गए, उसके बाद आए कैनिंग, अगले गवर्नर जनरल, और उनके टाइम पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। अब ये दो अलग अलग बातें हो गई। अगर कभी कोई एग्जाम में आपसे पूछे कि भाई पास किसके टाइम पर हुआ, तो हम लोग देखते क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पास करवाने में प्रयास डाले। और कौन था गवर्नर जनरल? तो जिसके कार्यकाल में पास हुआ तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1848 से 56। अब 56 में इसने पास किया, उसके बाद ये चला गया। फिर कौन आया इसके बाद? कैनिंग, और कैनिंग के टाइम पे हम देखते हैं कि लागू हुआ।
मुझे आशा है कि पास और लागू में आपको फर्क अच्छे से मालूम है कि जैसे हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, हमने अपना लिया, लेकिन लागू किया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। उसी तरीके से लागू हुआ कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो भाई कैनिंग के टाइम पे लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ विडो मैरिज एक्ट। चलें और बातें करते हैं। तो विधवाओं की स्थिति उस समय की बहुत ज्यादा खराब, जो मैंने आपको बातें बताई भी। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज क्या है? फिर मैं यहीं पे अपनी बात को और आगे बढ़ाने वाला हूं। और किस चीज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब जाने जाते हैं? चलो भाई, 2 महत्वपूर्ण और चीजें हैं। एक तो हमने बात कर लिया भाई विधवा पुनर्विवाह, लेकिन इसके अलावा भी 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे, और संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत कॉलेज के दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब है कि गैर ब्राह्मण भी अब संस्कृत पढ़ सकते हैं। उससे पहले तक ऐसी प्रथा थी कि भाई संस्कृत पर तो ब्राह्मणों का एक अधिकार है, और वेद किसमें भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। और कई बार क्योंकि दूसरे लोगों को संस्कृत आ नहीं रही है, खास तौर पे जो निम्न वर्ग हैं, तो उनके साथ जब कोई शोषण हो रहा है तो ये कहा जाता था कि ये तो वेदों में लिखा है, इसलिए ये आपको मानना पड़ेगा कि मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, तालाब को नहीं छू सकते, सड़कों पे आप नहीं चल सकते, जो पब्लिक रोड्स है वहां नहीं चल सकते आप। लेकिन फिर निम्न वर्ग के लोग सवाल उठाते थे कि क्यों? तो मैंने बताया क्या कहा जाता था, वेदों में लिखा है। अब वेद ये पढ़ नहीं सकते क्योंकि वेद तो संस्कृत में है, संस्कृत इनको आती नहीं। यानी वेरीफाई कैसे करोगे कि भाई ऐसा लिखा भी है कि नहीं? तो इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि लो भाई संस्कृत पढ़ो। अब आप जब संस्कृत पढ़ लोगे, फिर आप वेद खोलोगे और उसमें देखोगे तो अरे ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। यानी ये जो शोषण क्रिएट किया जा रहा था, ये शोषण और ये जो कुरीतियां थी, जातिगत कुरीतियां कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये मनगढ़ंत थी। तो संस्कृत कॉलेज के दरवाजे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खोल दिए। किसके लिए? गैर ब्राह्मणों के लिए। एक और चीज, बैथ्यून कॉलेज के सचिव बने। बैथ्यून कॉलेज जो है वो इंडिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है, जो हमारे इस प्रश्न का जवाब भी है। इसकी स्थापना 1849 में J.E.D. बैथ्यून ने की थी। किसने? तो J.E.D. बैथ्यून, इन्होंने भाई स्थापना की थी 1849 में बैथ्यून स्कूल की। भले ही नाम में आपको स्कूल दिख रहा है, लेकिन यह है महिला कॉलेज। और इसके सचिव सेक्रेटरी बने थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब सेक्रेटरी बने थे। चलिए, यही सबसे पुराना महिला कॉलेज। आओ आगे देखो, यंग बंगाल आंदोलन, यही ना अगला क्वेश्चन। हाँ, यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? इसका जवाब दीजिए। हाँ जी, तो भाई यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट, तो उसके लीडर कौन है? चले, सही जवाब क्या है भाई? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, और ये बच्चों को कहते थे कि भाई कोई भी अगर आपके सामने कोई परंपरा, कुछ भी रीति रिवाज फॉलो करने को आ रहा है, तो पहले उसे लॉजिक से गुजारिए, कि अगर वो लॉजिकली आपको लग रहा है कि हाँ भाई उसको करना चाहिए तो करिए, अगर आपको लग रहा है कि तो इलॉजिकल है, कोई सेंस नहीं है उसका, कोई तर्क नहीं है, तो फिर मत करो। लेकिन इनके बच्चों ने क्या किया कि हर प्रकार की चीज में फिर बच्चे इसको करने लगे। मैं आपको एक रियल किस्सा बताता हूँ। एक बच्चा, मतलब रियल इस सेंस में कि ये किताबों में लिखा है, कि एक बच्चा था जो हेनरी विवियन डेरोजियो से पढ़ता था। वो घर गया एक दिन, और जब उसने देखा कि भाई बंगाल वाले क्षेत्र में तो जो सी फूड है वो खाया जाता है, आम है। तो एक बार उसके घर में फिश बनी हुई थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि जब मैं फिश खा सकता हूँ, हम सब फिश खा सकते हैं, तो फिर हम लोग गाय क्यों नहीं खा सकते, बीफ क्यों नहीं खा सकते? या तो हम सब खाएं, सारे प्रकार के जानवर खाएं, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि भाई एक को दर्द हो रहा है तो दूसरे को भी हो रहा है, या तो हम कुछ ना खाएं क्योंकि सभी को दर्द हो रहा है, और खा रहे हैं फिर सबको खाएं, ये नहीं खा सकते वो खा सकते हैं, ये क्या लॉजिक है? तो जाहिर सी बात है भाई, माँ भड़क गई कि अरे नहीं, हमारी मान्यताओं में बिल्कुल गाय खाना सही नहीं है, ये गलत है। तो अगले दिन उस बच्चे ने मार्केट से बीफ, गाय मांस लाके घर में रख दिया। और ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद उसकी बहुत धुलाई तो हुई होगी, लेकिन अगले दिन माँ बाप पहुंच गए स्कूल, और इस तरीके से कई दिनों में बहुत सारी कंप्लेन्स आई कि भाई हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मास्टर साहब से पढ़ रहे हैं, और मास्टर साहब की जो बातें हैं उससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। नतीजा, हेनरी विवियन डेरोजियो साहब को स्कूल ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद इनका कोई विशेष हमको अलग से वो नहीं दिखता है कि कुछ मूवमेंट में कुछ पार्ट लिया हो या कहीं नाम आया हो, नहीं।
लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो साहब के बारे में ये महत्वपूर्ण जो बात थी कि भाई रेडिकल आइडियाज थे उस समय के हिसाब से। माना जाता है कि इनके आइडियाज बुरे नहीं थे, बस ये था कि उस समय के हिसाब से एडवांस थे, तो समय उतना परिपक्व नहीं था, वरना इनके विचार कोई गलत विचार नहीं थे, बच्चों को लॉजिकली सोचने को बोल रहे थे। लेकिन बच्चे ही बहुत ज्यादा हर जगह पे उन आइडियाज को कॉपी पेस्ट करने लगे कि हर जगह मुझे लॉजिक लगाना है, नतीजा इनकी नौकरी चली गई। हेनरी विवियन डेरोजियो साहब ने एक अखबार, एक न्यूज़पेपर भी निकाला है जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया, ये इंग्लिश भाषा में था। चलो, तो इनका एक न्यूज़पेपर है बच्चे, क्या नाम है उनका? ईस्ट इंडिया। तो कौन सा समाचार पत्र हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित है? ईस्ट इंडिया, इसकी भाषा इंग्लिश है। इससे पहले हमने देख लिए हैं न्यूज़पेपर किसके? राजा राम मोहन रॉय जी के संवाद कौमुदी देखा, हमने देखा मिरात उल अखबार, और फिर हमने देखा बंगदूत, याद होगा आपको। और अब हेनरी विवियन डेरोजियो जी का अखबार क्या है? तो हमने बोला ईस्ट इंडिया। चलिए, न्यू इंडिया तो नहीं कर दिया ना, हाँ ईस्ट इंडिया है भाई। ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन स्थापित किया गया? चले, जब हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले साहब की, ये और इनकी पत्नी का भी शायद आपने नाम सुना होगा, सावित्री बाई फूले, जो कि इंडिया की पहली मॉडर्न फीमेल टीचर, आधुनिक महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। तो ज्योतिबा फूले जी ने क्या किया है पहले वो समझते हैं। तो ये आंदोलन शुरू किए थे, किसके लिए? आंदोलन बड़ा साफ था कि जो रूढ़िवादिता चल रही है, खास तौर पे जो निम्न वर्ग के प्रति, निम्न जाति जिन लोगों को बोला जाता है, और उनके प्रति बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया। तो उनके खिलाफ ये आंदोलन था, ठीक है। तो कुल मिला के ये आंदोलन हम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन बोलते हैं। और सत्य शोधक समाज का अर्थ क्या है? कि भाई हम सत्य की खोज करेंगे, कि जो आप बोल रहे हो, कि जो अपर कास्ट बोल रहा है कि हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये कोई सत्य बात है कि बस आप अपने मन से बोल रहे हो? हम खोज करेंगे कि असली सच क्या है। तो सत्य शोधक समाज। इनके पब्लिकेशंस कौन से हैं? तो इनके पब्लिकेशंस जिसके माध्यम से ये अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। गुलामगिरी ऑलरेडी एसएससी में 2 बार पूछ भी लिया गया है कि किसका पब्लिकेशन है? ज्योतिबा फूले जी का पब्लिकेशन है। तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, तो मैं यहां लिख देता हूं भाई गुलामगिरी, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं? सार्वजनिक सत्य धर्म। तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। तो ये जो कंपाइलेशन आप क्वेश्चंस का देख रहे हो, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, और कुछ कुछ वो है जो पीवाईक्यू है। मोस्ट प्रोबेबल वो है जो आया नहीं आ सकता है, और पीवाईक्यू वो होता है जो आ ही चुका है, प्रीवियस ईयर है वो तो आ चुका है। खैर, तो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, समझ गए। तो ये है इनके 2 पब्लिकेशंस। ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो, सत्य शोधक समाज और सत्य धर्म, तो सत्य सत्य। अच्छा, और बात करें इनका संगठन कहां स्थापित हुआ? तो 1873 में पुणे में इनका संगठन स्थापित हुआ। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई बॉम्बे में, अभी हमने जो अपनी क्लास में ये टॉपिक शुरू किया, तो बॉम्बे में ये दूसरा संगठन है। इससे पहले प्रार्थना समाज भी बॉम्बे में आया था। मैं यहाँ पे इसलिए मार्क आउट कर देता हूँ। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग आगे भी कैरी फॉरवर्ड बार बार करेंगे। आपने अभी तक क्लास में देखा कि भाई कुछ बंगाल में हमने देख लिए, जैसे आपको मालूम होगा हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा बच्चे क्या? तो ब्रह्म समाज एक पढ़ लिया हमने, जो बंगाल में आया। इसके अलावा हमने क्या देखा? तत्व बोधिनी सभा देखा हमने, ठीक है। तो तत्व बोधिनी सभा हमने देखा। इसके अलावा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज। इसके अलावा आपने अभी अभी पढ़ा भाई हेनरी विवियन डेरोजियो, ये भी बंगाल। और इसके अलावा आपने एक नाम क्या पढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो नाम क्या है भाई? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब का नाम। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब, तो ये भी बंगाल में इनका मूवमेंट था। लेकिन जब हम लोग आ जाते हैं क्या, तो बॉम्बे प्रांत की जब हम लोग बात करते हैं, तो बॉम्बे जो प्रोविंस था, वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक शहर है मुंबई, एक शहर है पूना, सही है। तो मुंबई में हमने क्या देखा? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। तो बॉम्बे प्रांत है, बॉम्बे स्टेट है, उसके अंदर एक सिटी है मुंबई। जैसे आज बॉम्बे प्रांत का नाम बन गया है महाराष्ट्र, सिटी तो मुंबई वैसे ही है, लेकिन बॉम्बे पहले प्रांत का नाम था, ठीक है। तो प्रार्थना समाज। और यहाँ पुणे में अभी मैंने एक नाम आपके सामने रखा है, और वो नाम क्या है? सत्य शोधक समाज, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फूले जी ने इसकी स्थापना की है। और हमने बोल दिया कि ये भाई किस प्रकार का आंदोलन है, कि जो रूढ़िवादिता चल रही है, खास तौर पे ऐसी रूढ़िवादिता जो निम्न जाति को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बंधनों में बांध रही है, उसके खिलाफ। तो इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी कि हमको बिल्कुल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट नौकरियों में भी हमको आना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन में आना चाहिए, कोई हम पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, मंदिरों में हमको एंट्री मिलनी चाहिए। तो यह है सत्य शोधक समाज। चलिए, अच्छा, ज्योतिबा फूले जी के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है। इनके अलावा इनकी पत्नी है सावित्री बाई फूले जी,
उनने पुणे में एक स्कूल खोला था जो कि इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल माना जाता है। सुनो, जब हम बात करते हैं किसकी, वुमेन्स कॉलेज की, तो इंडिया का ओल्डेस्ट वुमेन्स कॉलेज क्या है, तो हमने क्या बोला, बैथ्यून। लेकिन हमने बोला फिर ये तो कॉलेज की बात हो गई, भले ही उसका नाम बैथ्यून स्कूल है लेकिन वो ओल्डेस्ट वुमेन्स कॉलेज है। लेकिन इंडिया का कोई सबसे पहला महिला स्कूल भी होगा तो वो क्या है भाई, तो वो सावित्रीबाई फुले जी ने पुणे में स्थापित किया था। ठीक है, माना जाता है सावित्रीबाई फुले जब भी जाती थी भाई लड़कियों को पढ़ाने तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी इसलिए रखती थी क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग उनको जब बुरा भला कहते थे, कई लोग कीचड़ उछालते थे कि ये आप गलत कर रहे हो, लड़कियों को पढ़ा रहे हो, ये गलत है, ये हमारे परंपरा के खिलाफ है, लड़कियों को पढ़ाने से उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ये बेसिकली वो पुरुष लोग भी थे इनमें शामिल और कई महिलाएं भी थी। ठीक है, क्योंकि उस समय का समाज ही ऐसा था जो कि देख ही नहीं सकता था कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनको लगता था कि खतरा है। खास तौर पे ये पुरुष मानसिकता थी कि कैसे अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी हमारे समकक्ष हो जाएंगी, फिर हमसे कुछ भी बोल सकती, डिमांड कर सकती, हमारी बात नहीं सुनेंगी, फिर हम उनको कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। ये मानसिकता फिर धीरे धीरे वो उस समय की महिलाओं में भी आया, जो हमने बात की कि महिलाएं की उस टाइम पे कई सारी जो विरोध में खड़ी थी कि नहीं 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 जाना चाहिए आपको पढ़ाने बच्चों को, तो वो एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी क्योंकि रास्ते में कई लोग कीचड़ उछालते थे, साड़ी खराब हो जाती थी तो फिर वो दूसरी पहनती थी। एनीवेज, चले, तो हमने यहाँ पे ये भी चर्चा कर ली। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहां पर हुई, तो जैसा मैंने आपको बताया 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। अगला, समाचार पत्र सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी किस आंदोलन से संबंधित है, तो अभी अभी हमारी बात हो गई क्या, सत्यशोधक समाज से संबंधित। ठीक है, ये तो कोई नई चीज है नहीं, गुलामगिरी पर ऑलरेडी 2 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये दिमाग में रखेंगे। आओ, ये है ज्योतिबा फुले या इन्हें ज्योतिराव फुले भी कहा जाता है। अगला देखते हैं भाई क्या प्रश्न बोलता है, महात्मा गांधी के अलावा किस अन्य व्यक्ति को भारतीय इतिहास में महात्मा उपाधि से संबोधित किया गया है। सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इनको महात्मा की उपाधि मिली है। इनका ओरिजिनल नाम तो जानते हैं आप, मोहनदास करमचंद गांधी है। फिर महात्मा गांधी कब कहलाए, तो ये हम लोग आगे मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और ये सफल हुआ था। वहां पे इनने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया था, हम पढ़ेंगे कैसे। तब सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन एक और व्यक्ति है जिनको महात्मा बोला जाता है, तो वो है ज्योतिबा फुले। तो महात्मा ज्योतिबा फुले इनको बोला जाता है। अब बात यहाँ पे ये है कि इनको ये उपाधि किसने दी, जैसे टैगोर जी ने गांधी जी को दी है, वैसे इनको ये उपाधि किसने दी। भाई कोई ना कोई समाज का मान्य व्यक्ति उपाधि देगा तभी तो किसी की उपाधि मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन महान है कौन महात्मा है। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी भी महान महात्मा है, लेकिन बात है कि किसी ने टाइटल दिया हो और जिसने दिया हो वो भी समाज में कुछ नाम का व्यक्ति हो। ऐसा नहीं कि भाई आप कहो कि सर मेरी मम्मी भी मुझे महात्मा बोलती है, ऐसे तो कोई भी किसी का फैन होता है। ऐसे तो भाई कई बच्चे होंगे क्लास में जो एल्विश के फैन होंगे, वो बीच में मीम चला था ना एल्विश भाई, तो ऐसा नहीं होता। कोई राखी सावंत का फैन है, कोई दीपक कलाल का है, कोई समय रैना का है, ऐसे तो कोई किसी का फैन हो गया तो ऐसे थोड़ी ना है कि समाज उसको महात्मा मान ले या आपने कह दिया तो महात्मा नहीं। समाज के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुछ कहें तब देखें। तो ज्योतिबा फुले जी को किसने कहा, तो एक समाज सुधारक थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के ही, विठ्ठल राव वांडेकर। तो विठ्ठल राव जो वांडेकर साहब है, विठ्ठल राव जो वांडेकर साहब है, ठीक है, विठ्ठल राव वांडेकर साहब है, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी है किसको, ज्योतिबा फुले जी को। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अब देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। जब हम बात कर रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये अगेन पुणे में स्थापित हुई है। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर जो हमने एक लिया था भाई, इसको नीचे ले आते हैं। हाँ, अब आप देखें बंगाल में बहुत सारे स्थापित हो गए, हमने डिस्कशन किया। अब हम आए हैं कहाँ, बॉम्बे। बॉम्बे में हमने प्रार्थना समाज के बारे में बात की, पुणे में हमने एक डिस्कस किया सत्यशोधक। अब पुणे में एक और संगठन आया जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अभी जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आप नाम से समझने का प्रयास करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के सेवक। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये संगठन बनाया। सत्यशोधक किसने बनाया था, ज्योतिबा फुले। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये बनाया गया भाई किसके खिलाफ, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। क्यों,
इनने बोला, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, कि मुझे कुछ ऐसे लोग, ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए कि जब भी देश को जरूरत हो तो ये हमेशा कोई भी मूवमेंट, आंदोलन, किसी भी प्रकार से देश की सेवा, भले लोगों की मदद करना हो, कहीं आपदा विपदा आ जाए तो हमेशा तैनात रहें, तैयार रहें, कुछ ऐसे लोग। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। अच्छा, इसका आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 1948 में स्थापित। ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का यूथ विंग है ना। इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इसको फंडिंग देते हैं। तो आप में से कई बच्चे शायद एनसीसी से जुड़े भी होंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसलिए भी जाते हैं कि समोसा मिलता है, वो एक अलग बात है। हालांकि कई बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे स्विमिंग भी सीख रहे हैं, कुछ राइफल चलाना, कुछ कैंप चलाना सीखते हैं। कहीं कहीं एनसीसी में हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है। नहीं, आप काफी चीजें सीखते हो। तो कभी भी आपदा विपदा कहीं आ रही है तो आप दूसरे लोगों से बेहतर स्थिति में होते हो, अपनी भी मदद करने के लिए और आसपास वालों की भी। वैसे ही यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य भी ऐसा है कि देश के काम आने वाले लोग, जो देश के लिए कभी भी कुछ जरूरत हो कर पाए, तो वही लोग का एक संगठन क्रिएट करने का उद्देश्य था गोपाल कृष्ण गोखले जी का। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी पूना में आई है, दोनों ये पूना में आए हैं, एस वाले, ये 1873, ये 1905। अच्छा, सत्यशोधक समाज के पब्लिकेशंस मैंने आपको बताया, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक पब्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, हितवाद। ये जो हितवाद न्यूज़पेपर है जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का, ये आज भी पब्लिश होता है इंग्लिश में। कई सारे लोग इसको पढ़ते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी होते हैं, वो भी पढ़ते हैं हितवाद, ठीक है। अभी मैं आपको इसका नाम दिखाता हूं, शायद आपको नाम देख के क्लिक हो जाए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई है बच्चे? पूना। और स्थापना कहाँ? 1905 में हुई। चलो भाई, बात करें आगे की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र क्या है? तो प्रकाशित समाचार पत्र है हितवाद। क्या है बच्चे? हितवाद। ओके, तो ये बात दिमाग में आपको रखनी है। तो हितवाद हो गया, यही आज भी पब्लिश होता है। चलो आओ आगे देखें अगली चीज। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के गुरु भी हैं। अगर आपको ये बात नहीं मालूम थी तो गोपाल कृष्ण गोखले के दो इंपॉर्टेंट जो शिष्य हैं, एक है गांधी जी और एक है मोहम्मद अली जिन्ना। कमाल की बात देखो कि दो शिष्य, और एक को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जा रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, और एक को कुछ लोग फादर ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। मैंने कुछ लोग इसलिए कहा क्योंकि ऑफिशियली भारत सरकार ने फादर ऑफ नेशन किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन कहा था, तब से इनके लिए इनफॉर्मली इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कभी कोई आपसे बोले कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु बताओ, स्पिरिचुअल, तब आप नाम बताएंगे श्रीमद राजचंद्र। क्या नाम बताएंगे? श्रीमद राजचंद्र। तो श्रीमद राजचंद्र ये हैं गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं। ठीक, आगे देखें। किस समाज सुधारक के प्रयासों की वजह से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ? अब देखें, हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि भाई ब्रिटिशों के शासनकाल में जब भारतीयों ने दबाव बनाया तो ब्रिटिशों ने कई सारे कानून पारित किए। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था सती। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सती प्रथा को खत्म करने की दिशा में सबसे ज्यादा एफर्ट्स डाले, तब आप नाम बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय। यहीं अगर मैं आपसे बोलूं विधवा पुनर्विवाह सबसे ज्यादा किसने एफर्ट डाले कि विधवा पुनर्विवाह हो, तब आप नाम बताते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा नाम बताएं जिनने बाल विवाह के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया कि बाल विवाह खत्म हो या एज लड़कियों की शादी की बढ़ाई जाए, तब हम देखते हैं बहराम जी मालवारी। तो ये बहुत बड़ा नाम बच्चे समाज सुधारकों में, बहराम जी मालवारी। ये बेसिकली पारसी व्यक्ति हैं और पारसी लोगों में इस प्रकार के नाम होते हैं। जैसे आगे चल के हम लोग एक नाम पढ़ेंगे भीका जी कामा, तो वहां पे भी जी भीका जी, यहाँ पे बहराम जी। इनफैक्ट आपने सुना होगा एक और बहुत बड़े पारसी व्यक्ति हैं जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी जमशेदपुर झारखंड 1907। तो जमशेद जी टाटा, तो वो भी पारसी हैं। टाटा पारसी लोग हैं। पारसी लोग बहुत ही बिजनेस माइंडेड, अच्छे बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। उन्होंने इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप किए। तो बहराम जी मालवारी लेकिन एक समाज सुधारक और
इनके ही प्रयासों की वजह से एक अधिनियम ब्रिटिशों ने पारित किया जिसको कहते हैं सम्मति आयु अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसने लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 10 से 12 कर दी। लेकिन उस समय के लोगों ने इसका भी विरोध किया, इस अधिनियम का, कि अरे बाप रे, लड़कियों को अब क्या 12 साल की उम्र तक घर पे बिठा के रखें? क्या लड़कियों को हम लोग अब 10 में शादी नहीं करवाएं, अब 12 तक वेट करें? ये तो बोझ हो जाएंगी, कौन शादी करेगा फिर 12 में? ये तो पागलपन है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बेटियों का जीवन खराब कर रहे हैं। ये उस समय की सोच थी। सोचिए, बहराम जी मालबारी जी। अच्छा, आज क्या है? लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 और लड़कों की शादी की मिनिमम एज क्या है? 21। बीच में अभी संसद में एक जो बिल था वो चर्चा में आया था कि लड़कियों की शादी की उम्र भी लड़कों के समान 21 कर दें, लेकिन अभी वो पारित नहीं हुआ है, तो अभी भी 18 और 21 ये लड़कियों और लड़कों की रिस्पेक्टिवली। चलो, बहराम जी मालबारी जी के बारे में बात करें तो बहराम जी मालबारी जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इनने एक संगठन स्थापित किया है महत्वपूर्ण, जिसका नाम है सेवा सदन। तो सेवा सदन नाम का एक संगठन ये इनने मुंबई में ही स्थापित किया है। तो अगर मैं अपनी उस पर्टिकुलर डायग्राम को वापस लाऊं जो हमने एक मैप बनाया था, तो बंगाल में बच्चे देखें ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, फिर हमने देखा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, फिर हेनरी विवन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम बात करें बॉम्बे प्रांत की तो हम देखते हैं मुंबई में प्रार्थना समाज, पूना में सत्यशोधक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मैं मुंबई में अब एक चीज ऐड कर रहा हूं, क्या? तो एक तो ये हो गया प्रार्थना समाज, एक मैंने ऐड कर दी सेवा सदन। ये सेवा सदन कहां पर? तो मुंबई में बहराम जी मालबारी ने स्थापित किया और लड़कियों की शादी की उम्र 10 से 12 करने में अहम भूमिका निभाई, एक एक्ट पास करवाया। चलें, तो ये हमारी बात हो गई। तो बहराम जी मालबारी, मैं सही जवाब टिक कर देता हूं। चलें, अब अगली चीज देखें क्या बोलती है। बहराम जी मालबारी द्वारा बंबई में किस सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की गई? चलो भाई, शारदा सदन, सेवा सदन, थियोसॉफिकल या पारसी सभा? सही जवाब क्या है? सेवा सदन। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ने लड़कियों के विवाह की मिनिमम एज क्या कर दी? तो मिनिमम अब 12 कर दी, पहले 10 थी मिनिमम, इनने क्या बोल दिया? 12। तो 10 से बढ़ा के 12 कर दिया गया। चलो आगे बढ़े। ये है भाई बहराम जी मालबारी, तो इनने जो संगठन स्थापित किया अभी अभी हमने नाम देखा, सेवा सदन। ठीक है भाई, तो ये बहराम जी मालबारी साहब। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह कथन किस समाज सुधारक से संबंधित है? तो सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कुल मिला के ये किसका कथन है? आपने जरूर सुना होगा, लेकिन कंफ्यूजन होता है भाई किसने सबसे पहले कहा। तो रामकृष्ण परमहंस साहब ने ये सबसे पहले कहा, रामकृष्ण परमहंस साहब। तो जब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई रामकृष्ण परमहंस साहब वैसे तो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे, तो इनका मानना था कि ईश्वर स्वयं प्रसन्न होता है अगर आप आसपास वाले जो दीन दुखियारे हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी मदद करते हो, तो ईश्वर अपने आप खुश होते। ठीक है, तो कुल मिला के ये इनने बात कही। अच्छा, दूसरी बात, रामकृष्ण परमहंस साहब ध्यान लगाते थे, तो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब ध्यान लगा रहे थे एक बार, तब इनके अनुसार ये ध्यान में इतना लीन हो गए कि इन्हें काली माता जी ने दर्शन दिए। उसके बाद इनको कई जगह उपदेश देने के लिए बुलाया गया। तो एक बार कैलकाटा यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पे जब उपदेश दे रहे थे तो कई सारे बच्चे इन्हें सुन रहे थे। उन्हीं में से एक थे नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि इन्हें अपना गुरु बना लेते हैं। तो नरेंद्र नाथ दत्त गुरु बना लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को। नरेंद्र नाथ दत्त ही आगे चल के स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो ओरिजिनल नेम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है, और उनके गुरु जी कौन है? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रामकृष्ण परमहंस जी, गुरु जी हैं किनके? नरेंद्र नाथ दत्त के। नरेंद्र नाथ दत्त ही स्वामी विवेकानंद जी हैं। अच्छा, अब रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मठ क्या है, अब पहले वो समझते हैं। देखो, रामकृष्ण मठ असल में एक संगठन है जहां पे बहुत सारे भिक्षु लोग जुड़े थे, और इनका काम था कि पूरे देश भर में वेदांत का संदेश पहुंचाएं। सुनते रहिए, वेदांत क्या होते हैं पहले वो समझें। वेदांत मतलब जो वेदों के अंत में आए। जब मैं आपको प्राचीन भारत से संबंधित टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आगे चल के, हमें बिल्कुल उम्मीद है, और तब हम देखेंगे कि वहां पे हम पढ़ते हैं वेद। वेदों के 4 पार्ट होते हैं, वेदों का जो चौथा और अंतिम पार्ट होता है उसे कहते हैं उपनिषद। तो क्योंकि वेद का चौथा और अंतिम पार्ट, अंत में आने वाला हिस्सा क्या है? उपनिषद।
तो उपनिषदों को बोलते हैं वेदांत। जहां वेद का जो अंतिम हिस्सा है तो उसको क्या बोलेंगे? वेद। जहां अंत हो रहे हैं वेदांत। तो कुल मिला के बेटा वेदांत क्या होते हैं? उपनिषद ही होते हैं वेदांत। मैं भविष्य में पढ़ाऊंगा इनके बारे में कि भाई क्या होते हैं उपनिषद, परेशान ना हो। तो कुल मिला के अब उपनिषदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें, आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म। कई बार आप आस्था संस्कार चैनल खोलते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी जो कहानियां बताई जा रही हैं सत्संग में, तो भाई वो कहानियां यहीं से उठाई गई हैं, बहुत सारी उपनिषद से ही। हम आएंगे बाद में। तो अब रामकृष्ण मठ क्या है? एक संगठन है। किसके द्वारा? रामकृष्ण परमहंस साहब द्वारा स्थापित। इनका उद्देश्य क्या था कि मुझे भिक्षु लोग जोड़ने, मॉन्क, भिक्षु, जो देश भर में जा सकें और वेदांत उपनिषदों में जो बात लिखी है वो जनता तक पहुंचाएं। अब पहला प्रश्न मन में ये आता है कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि भिक्षु लोग क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि क्या आपके पास इतना समय है या मेरे पास इतना समय है या आम लोग जो संसार की मोह माया में ग्रस्त हैं, क्या उनके पास समय है कि वो ये सब छोड़ छाड़ के पूरे देश में विचरण करें, वेदांत का संदेश पहुंचाएं? तो देखो बात बड़ी साफ है कि किसी भी धर्म में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मॉन्क या भिक्षु जो मोह माया से दूर हैं, और एक होते हैं ले फॉलोअर्स, आम उपासक, आपके और मेरी तरह। तो आप बच्चे जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, मान लो अगर किसी धर्म को फॉलो कर रहे हो, नास्तिक हो तो कोई बात नहीं, अगर किसी धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आप कौन हो? ले फॉलोअर, आम उपासक। आप कोई भिक्षु नहीं हो। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं, अगर आप भिक्षु होते तो ये क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो भाई? ये क्लास तो एक सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले के लिए, आप सरकारी नौकरी यानी टारगेट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो यानी आपको चाहिए जीवन में अच्छा पद, ठीक पैसा, भाई आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए ना। तो यानी आप मोह माया में हो, तो आप वो आम उपासक। दूसरी तरफ होते हैं भिक्षु जो सब छोड़ देते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस साहब को मालूम है कि आम उपासकों के बस की बात नहीं है कि भाई वो पूरे देश में विचरण करें, क्योंकि उसके लिए उनको घर परिवार मोह माया सब छोड़नी पड़ेगी, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसको जोड़ा है इससे? भिक्षु, मॉन्क। जैसे आपने सुना होगा शायद नागा बाबा, तो ये सब कुछ छोड़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे यही बात है, रामकृष्ण परमहंस ने जो रामकृष्ण मठ स्थापित किया, मठ मतलब एक संगठन है, लोगों का ग्रुप है, जिसका उद्देश्य क्या है? वेदांत का संदेश देश भर में पहुंचाओ। चलो, स्वामी विवेकानंद साहब का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ बच्चे? 30/12/5। कौन से जनवरी को? तो 12 जनवरी, वो भी क्या? 1863। तो गांधी जी और स्वामी विवेकानंद समकालीन थे, और स्वामी विवेकानंद उनसे उम्र में बड़े हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चों को ऐसा लगता है ना कि स्वामी विवेकानंद और गांधी जी अगर मैं कहूँ एक टाइम पे थे तो बताओ पहले किसका जन्म हुआ होगा? तो कई बच्चे बोलते हैं गांधी जी का। ये गांधी जी के लिए एक ऐसी इमेज बनी है एजेड वाली, अक्सर किताबों में आपने उनको वैसे ही देखा है, लेकिन भाई गांधी जी भी एक टाइम पे छोटे ही थे ना। तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ और विवेकानंद जी का 6 साल पहले। एनीवेज, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ, और हर साल इस तिथि को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब क्या होता है भाई? नेशनल यूथ डे। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि कोई युवा जो बिल्कुल आइडियल, जो बेस्ट जीवन बिता सकता है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बिताया वैसा, इसलिए सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस इनके ही बर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओरिजिनल नाम मैंने बता दिया इनका क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त इनका ये ओरिजिनल नेम है बेटा, नरेंद्र नाथ दत्त। तो फिर इनको ये किसने टाइटल दिया? स्वामी विवेकानंद, खेतड़ी के महाराजा। आपने सुना होगा ना खेतड़ी कॉपर माइंस, खेतड़ी कॉपर माइंस, तांबे की खदानें राजस्थान में मौजूद। तो एक समय पे जो उसके महाराजा थे, उनने इनको, नरेंद्र नाथ दत्त जी को, नया नाम क्या दिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद साहब का वास्तविक नाम तो मैंने बता दिया, नरेंद्र नाथ दत्त। चलें, निम्नलिखित में से क्या स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक समाचार पत्र है? चलें प्रयास करें आप जवाब दे पाए, पानी हो जाए, कि भाई एक इनसे संबंधित समाचार पत्र। कई सारे समाचार पत्र मैंने आपको करवाए हैं, एक नया आ गया समाचार पत्र। हाँ जी, इससे पहले मैंने राजा राम मोहन रॉय के जो न्यूज़पेपर्स है उनके बारे में बताया, जैसे संवाद कौमुदी के बारे में बताया, जैसे आपको बताया किसके बारे में? तो मिरातुल अखबार। ठीक है, इसके अलावा बंगदूत। तो ये किसके हो गए? राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हो गए। चलो भाई जल्दी से हम यहाँ लिख देते हैं, बंगदूत। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ राजा राम मोहन रॉय जी के अलावा, तो मैंने आपको अपनी क्लास में हेनरी विवियन डेरोजियो जी के बारे में बताया, और इनका एक न्यूज़पेपर था ईस्ट इंडिया, ये भी आप अच्छे से जानते हो। हम क्या करते हैं, इनफैक्ट ना समझदारी ये होगी एक जगह पे लिख दें,
चलो भाई, तो राजा राम मोहन रॉय के 3 हो गए। इससे आपको याद रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो संवाद कौमुदी, क्योंकि एक जगह पे होगा तो रिवीजन करना आसान होगा। फिर हमने क्या बोला बच्चे, तो मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, तो मिरात उल अखबार एक ये हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया बच्चे, बंग दूत, तो एक बंग दूत हो गया, ये दिमाग में रखें। यहाँ पे मैंने हेनरी विवियन डेरोजियो को लिख दिया, क्या है, ईस्ट इंडिया। जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का है इंडियन मिरर, वो भी एक आप दिमाग में रख सकते हो, मैंने वहां पे बता दिया था पिछली क्लास में। इंडियन मिरर किसका, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, हम लोग जो मेन देखें वो तो देखते ही हैं। अच्छा, इसके अलावा सत्य शोधक समाज याद है आपको, तो सत्य शोधक समाज में बेटा क्या है, तो हमने बात कर ली थी, एक तो गुलामगिरी, गुलामगिरी, और एक सार्वजनिक सत्य धर्म। क्या है भाई, तो सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म। चले, तो ये भी एक हमारी बात हो गई। इसके अलावा आपने एक पढ़ा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में आपने पढ़ा हितवाद, याद होगा आपको, आज ही हमने डिस्कस किया। और अब हम लोग किसको देख रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब का हितवाद हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो अब जो स्वामी विवेकानंद साहब है, इनके बारे में भाई पढ़ें, इनके न्यूज़पेपर 2, एक का नाम है उद्बोधन, क्या नाम है, उद्बोधन, और एक का नाम है प्रबुद्ध भारत। तो उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत, ये 2 हैं भाई। चल, सबसे पहली बात हमारे ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा है, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर विवेकानंद जी का है। प्रबुद्ध भारत शुरू में दिख गया, ये है। प्रबुद्ध मतलब होता है विजिलेंट, सचेत, तो प्रबुद्ध भारत मतलब क्या है, सचेत भारत। मतलब बेसिकली इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से स्वामी विवेकानंद युवाओं को प्रेरित करते थे कि भाई सचेत रहो, अलर्ट रहो, विजिलेंट रहो, आसपास क्या चल रहा है, बेवकूफ मत बने रहो कि अपने ही एक छोटे से एक एनवायरनमेंट में घिरे हुए हैं, दुनिया में क्या चल रहा है वो जानो। ना सिर्फ दुनियादारी, बल्कि आपके अंदर मेडिटेशन करो और आपकी जो इंद्रियां हैं उनको आप इतना ज्यादा सचेत बनाइए, अलर्ट रहिए, आपके ही कंट्रोल में रहें। तो आप अगर कहीं फोकस करो, मेडिटेट करो, तो बेहतरीन तरीके से मेडिटेशन होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए आपको। इस तरीके से भी ये कहना चाह रहे हैं। तो सचेत मतलब वो अपना न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भारतीयों को सचेत कर रहे हैं। इसके अलावा उद्बोधन। चलो, इनमें से कौन सी बुक्स विवेकानंद साहब ने लिखी है, न्यूज़पेपर हमने देखा, बुक्स पर आते हैं। राजयोग लिखा है, ज्ञान योग लिखा है, कर्मयोग लिखा है क्या, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सही जवाब है बच्चे ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई, इसको आप ऐसे याद रखो कि जो ज्ञान का कर्म करेगा वही तो राज करेगा। बेटा जो ज्ञान लेगा, जो ज्ञान का कर्म करेगा, जो ज्ञान का कर्म करेगा वही राज करेगा। तो ये तो सिंपल हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। चलो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शब्द बताया था, रामकृष्ण मठ। तो रामकृष्ण जो मठ है वो रामकृष्ण परमहंस जो गुरुजी हैं स्वामी विवेकानंद जी के, उनने स्थापित किया। लेकिन अब एक नाम है क्या, रामकृष्ण मिशन। अब देखो दोनों में फर्क है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया। सर दोनों में फर्क क्या है, यहां पर ही किसको जोड़ते हैं, मॉन्क्स को। थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्योंकि इनका उद्देश्य था वेदांत उपनिषद का संदेश हर जगह तक पहुंचाएं, तो ये मॉन्क्स को जोड़ते हैं, रामकृष्ण मठ। लेकिन रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने स्थापित किया, इसका उद्देश्य क्या है वो सुनिए भाई। रामकृष्ण मिशन की दुनिया में 180 से अधिक ब्रांचेज हैं। इनका उद्देश्य ये है कि कभी भी कहीं कोई आपदा विपदा आती है तो सबसे पहले ये पहुंचे। तो ये कैसे काम करते हैं, ये लोगों को प्रेरित करते हैं कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, यानी ले फॉलोअर्स। ध्यान देना, इनने किनको टारगेट किया था, मॉन्क्स। ये किसको टारगेट कर रहे हैं, ले फॉलोअर्स, आम उपासक। तो जो लोग मोह माया में हैं, अब आप संसारिक मोह माया में हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो कुछ पैसा यहाँ पर आपको दान करना चाहिए, और इसी चैरिटी के माध्यम से जब भी कहीं कुछ आपदा विपदा आती है तो रामकृष्ण मिशन वहां पहुंचता है। समझ गए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1897 में स्थापना की गई। दोनों मठ और मिशन का जो हेडक्वार्टर है बच्चे, वो बेलूर नाम की जगह में है, जो कलकत्ता के ही पास है, पश्चिम बंगाल में। तो बेलूर इनका हेडक्वार्टर है मठ और मिशन का, ठीक है। चलो आओ देखें भाई क्या है अगला। रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किया बच्चे, बेलूर में मुख्यालय है, ठीक है। आइए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में किस जगह आयोजित विश्व धर्म संसद में एक प्रसिद्ध भाषण दिया। शायद आपने इसका नाम सुना होगा। तो बहुत ही फेमस स्पीच थी। असल में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स क्या है, तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी को हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था कि आप स्पीच दें। अलग अलग धर्मों से अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाया गया और हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स
को भी बुलाया गया और वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपनी स्पीच दी तो लोगों की आंखों से आंसू आने लगे, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसी ऐसी बातें हिंदू धर्म के बारे में अच्छी बताई और जो तरीका था बताने का, कई लोग तो इनके फैन बन गए, बोले हमें अपना आप शिष्य बना लीजिए। बताओ। तो ये शिकागो अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इनने शानदार स्पीच दी थी। अच्छा, ये तो हो गई भाई अमेरिका की बात, यहाँ पे हमने अच्छे से लिख भी दिया। इसके अलावा बात करें तो हम देखते हैं कि इनने 1894 अगले साल न्यूयॉर्क में बेटा एक संगठन और स्थापित किया जिसको हम कह रहे हैं वेदांत सोसाइटी। अब ध्यान से सुनना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है कि अरे अभी अभी एक वेदांत बताया था। बेटा वो 1825 में मैंने बताया था कि स्थापित हुआ है वेदांत कॉलेज। वो वेदांत कॉलेज था जो इससे पहले मैंने बताया, तो उसको भूल जाओ। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, याद है राजा राम मोहन रॉय, पिछली क्लास में बताया था। तो राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। दोनों अलग अलग बातें हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है भाई? तो सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। भाई अब हम लोग एक नए पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं किसको? दयानंद सरस्वती जी को। ध्यान से सुनना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती अगेन एक समाज सुधारक, और इनका जो एक संगठन जो इन्होंने स्थापित किया बड़ा फेमस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आर्य समाज उनके संगठन का नाम है। क्या नाम है भाई? तो आर्य समाज है इनके संगठन का नाम। तो आर्य समाज है भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के संगठन का नाम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्थापना इन्होंने भाई मुंबई में की है, आगे चल के लेकिन हेडक्वार्टर लाहौर हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो अगर सर पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया, बेटा उस टाइम पर लाहौर पाकिस्तान में नहीं था, इंडिया का ही पार्ट है, पाकिस्तान बना ही नहीं था। ठीक है, तो 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी पुस्तक है, इस पे 3 बार प्रश्न आ चुका है कि भाई किसने लिखी है। इनफैक्ट यही नहीं, आप बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स, इनफैक्ट आप यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट हुआ देखते हो। यूपीएससी आईएएस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे तो क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। मगर आजकल तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले एक समय था सत्यार्थ प्रकाश 2 बार पूछ लिया गया था। बताओ। खैर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये हैं दयानंद सरस्वती जी। इनकी बड़ी फेमस स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एक आप देख पा रहे होंगे, इंडिया इज फॉर इंडियंस, की मतलब भारत भारतीयों के लिए। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ब्रिटिशों को कि आप निकलिए। स्वराज की एक प्रकार से मांग है। इनफैक्ट सबसे पहले माना जाता है कि जो स्वराज शब्द है इस सेंस में कि ब्रिटिश चले जाएं, तो वो इनने ही प्रयोग किया था। ऐसे तो स्वराज एक हिंदी का शब्द है जो हमको बहुत पहले से मिलता है, लेकिन इस सेंस में उपयोग की ब्रिटिश भारत छोड़ दें, ये इस सेंस में इस्तेमाल दयानंद सरस्वती जी ने किया था, इंडिया इज फॉर इंडियंस। ठीक है, आओ निम्नलिखित में से क्या दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध नारा रहा? तो क्या प्रसिद्ध नारा रहा भाई इनका? देखें, जय हिंद नारा था क्या, या भारत भारतीयों के लिए? बिल्कुल ये नारा था। जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है भाई, जय हिंद। इसके अलावा दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस जी का भी नारा है। और दिल्ली चलो नारा विनोबा भावे जी का भी है। तो विनोबा भावे, तो इनने भी एक बार दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक साहब जी का नारा है। बाल गंगाधर तिलक जी को आप लोग लोकमान्य तिलक नाम से भी जानते हैं, एक ही व्यक्ति हैं लोकमान्य, तो उनको एक टाइटल मिला था कि लोगों के बीच में मान्य हो, आप पॉपुलर हो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आर्य समाज में दयानंद सरस्वती ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स दिए हैं। तो एक है वेदों की ओर लौटो। इसका क्या मतलब है? गो बैक टू वेदास। इसका मतलब असल में ये होता है कि हम देखते हैं कि एक समय था, वही मैंने जो पहले भी बताया, ऋग्वैदिक काल, जब हम देखते हैं कि समाज बहुत अच्छा था, विधवा पुनर्विवाह होते थे, बाल विवाह नहीं था, जातिगत कुरीतियां नहीं थी। तो समय के साथ वो आ गई। तो क्या बोल रहे हैं दयानंद सरस्वती? गो बैक टू वेदास, कि वापस उस अच्छे समय में जाइए, मतलब वापस वही समाज हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो अच्छा था। तो वो लोगों को बोल रहे हैं कि देखो पुराना समाज कितना अच्छा था, गो बैक, हमको वही समाज में वही समाज वापस क्रिएट करना चाहिए, वही माहौल, यही कुरीतियों को खत्म करो और वैसे ही वही समाज जिंदा करो। इसके अलावा भारत भारतीयों के लिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया।
एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं को बच्चों का बच्चा कहा। अब इसका क्या मतलब है बच्चों का बच्चा? बेसिकली बच्चों का बच्चा का यहाँ पर सेंस है वो बाल विवाह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब एक बार उनने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ में उसका खुद का बच्चा था, तब उन्होंने उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए इस प्रथा का, बाल विवाह का कहा कि बच्चों का बच्चा है हिंदू प्रजाति, यानी जो खुद अभी बच्चे लगे पड़े हैं 10, 12, 13, 14, 15, 16 साल के खुद बच्चे हैं, उनके हाथ में उनका बच्चा, खुद का बच्चा है। वाह! तो उनने मजाक उड़ाया कि बच्चों का बच्चा। ठीक है, तो ऑन वन ओकेशन दयानंद क्रिटिसाइज्ड हिंदू रेस एज चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। वो खुद भी हिंदू हैं लेकिन कुरीतियों के खिलाफ तो बोलेंगे। ऐसा थोड़ी ना खुद हिंदू हैं तो आंखें बंद कर लें कुरीतियों से। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की? अभी अभी हमने बच्चे डिस्कस किया आर्य समाज। कब? तो 1875। और कहाँ? तो हमने बात कर ली भाई मुंबई में, बॉम्बे प्रांत में, मुंबई में। आगे चल के हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट होगा? तो हेडक्वार्टर आगे चल के शिफ्ट हो जाएगा कहाँ? तो कहाँ होगा भाई शिफ्ट? तो लाहौर में शिफ्ट हो जाएगा। चले, तो ये हमने पूरी बात कर ली। आओ आगे देखें, डीएवी स्कूल्स के संस्थापक कौन है? अगर आपको डीएवी का फुल फॉर्म पता चल जाए तो आप बता दोगे। डीएवी का मतलब होता है दयानंद आंग्ल वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक। इससे आप ये भी बता सकते हो कि इन स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता होगा। एंग्लो मतलब क्या होता है? ब्रिटिश। अगर मैं जनरलाइज करूं तो पाश्चात्य शिक्षा मिलेगी, सही है। और वी मतलब क्या है? वैदिक, यानी भारतीय शिक्षा। यानी डीएवी स्कूल्स में पाश्चात्य और भारतीय, वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन दोनों मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। चलो आओ, ठीक। अच्छा, डीएवी स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला गया? लाहौर में 1886 में, ये भी दिमाग में रखना। आर्य समाज 1875 और डीएवी स्कूल 1886 लाहौर। चलो आओ आगे बढ़े। शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया? शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? चलो भाई, शुद्धि आंदोलन की बात करें, ये क्या है? असल में यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्य समाज पर एक आरोप ये लगता है कि उसने सांप्रदायिकता का जो माहौल उस समय क्रिएट हो रहा था, तो उसमें शुद्धि आंदोलन से इनने और उसमें घी डाल दिया। ऐसा इन पे विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष मतलब आज का विपक्ष नहीं, उस समय का। मैं समझाता हूं पूरी कहानी क्या है। असल में शुद्धि आंदोलन ये है कि आर्य समाज ने कहा कि ऐसे लोग जो पहले हिंदू थे मगर फिर वो औरंगजेब के इस्लामी धर्म परिवर्तन या फिर ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों के फोर्स के अंतर्गत ईसाई बन गए या औरंगजेब के प्रेशर में मुसलमान बन गए, तो उन लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वापस हिंदू बन जाइए और शुद्ध हो जाइए। तो बेसिकली शुद्धि आंदोलन वैसा ही है कि कुछ साल पहले आपने एक नाम सुना होगा, घर वापसी। तो ये वही है शुद्धि आंदोलन। क्या है कि ऐसे लोग जो पहले हिंदू थे लेकिन समय के साथ किसी ना किसी प्रेशर में उन्हें अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए, तो हम आमंत्रित कर रहे हैं वापस हिंदू बन जाइए, शुद्ध हो जाइए। लेकिन इनके विपक्ष में फिर उस समय के जो अलग अलग धर्म थे उनने भी अपने अपने ऐसे आंदोलन चलाए कि नहीं नहीं, जो ऐसे लोग जो हिंदू बन गए अब वो वापस हमारे ओरिजिनल धर्म में आना चाहे, उनका स्वागत है। तो एक सांप्रदायिकता का माहौल शुरू हो गया। तो कुल मिला के बच्चे, आर्य समाज आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस करवाने के लिए, अंतर जातीय विवाह करवाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चले। शुद्धि आंदोलन किस संगठन द्वारा? अरे ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, सेम हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, सेम हो गया तो एक्स्ट्रा पढ़ लिया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दयानंद सरस्वती के संदर्भ में सही है? बताओ। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। देखो, आज हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा नहीं है। लगभग इंडिया में हम देखते हैं कि 57 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा है, मगर फिर भी देश की आबादी का 43% है। यानी देश की आबादी का अधिकतर जो परसेंट है 57, वो अभी भी हिंदी नहीं बोलता। इसलिए आज हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन दयानंद सरस्वती ने बोला था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाओ। सर्वप्रथम स्वराज का प्रयोग किया, ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, ये तो सही बात है। और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, मैंने अभी अभी बताया। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज आज नहीं है। हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया में सबसे ज्यादा पता है क्या बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। 9 करोड़ लोग लगभग बंगाली बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? अब एक और नया संगठन आ गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सबसे पहली बात, इस शब्द का मतलब क्या है? थियो और सॉफिकल। थियो मतलब होता है ईश्वर से संबंधित, और सॉफिकल मतलब होता है कोई विचार। जैसे हम बोलते हैं ना फिलोसॉफी, मतलब सॉफी लग जाए तो मतलब कोई विचार। जैसे कभी कोई व्यक्ति आपसे कुछ अपनी बात बता रहा हो बहुत ज्यादा और आप सुन नहीं पा रहे हो, तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम फिलोसॉफी मत झाड़ो।
ना, तुम अपने विचार अपने पास रखो, बहुत हो गया। तो थियोसॉफी, थियो मतलब ईश्वर के संबंध में बातें। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, असल में दो लोग हैं, एक का नाम है मैडम ब्लवत्स्की, एक का नाम है कर्नल ऑलकॉट। ये है मैडम ब्लवत्स्की, रूसी महिला है, रशियन महिला है, और ये है कर्नल ऑलकॉट, अमेरिकन है। अब इनने एक संगठन स्थापित किया थियोसॉफिकल। कारण क्या है, देखो आपने कभी सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैरी पॉटर मूवीज के फैन, आपने सुना होगा अवेंजर के फैन। तो ये लोग कौन है, मतलब आपके और मेरे बीच में से ही है, वो बात नहीं हो रही कौन है, बात ये है कि ये लोग कौन है। मतलब देखो, इनने एक फिल्म देखी जो बाहर बनी, लेकिन वो इंडिया में इतने ज्यादा उनके फैन बन गए कि कई लोग क्या करते हैं कि ग्रुप्स बना लेते हैं फेसबुक पे, फैन क्लब जिसको हम कहते हैं, या व्हाट्सएप पे, और वहां पे डिस्कशन करते हैं कि आयरन मैन को इसलिए मारा गया होगा, अगली मूवी में उसे जिंदा करेंगे देखना, अरे तुम्हें पता नहीं थैनोस ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि अगला पार्ट भी बनेगा उसमें ये होगा। यानी लोगों की आपस में थ्योरीज चल रही है, लोग इतना इंस्पायर हो गए, इतना ज्यादा इन पिक्चरों से अट्रैक्ट हो गए कि इनने उसके फैन क्लब बना लिए। वैसे ही ये दो लोग जब भारत आए, उनने भारत के वेद उपनिषद पढ़े, तो ये इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए वेदों और उपनिषद से कि इनको लगा कि ये तो सबको पता चलना चाहिए, क्या बेहतरीन चीज लिखी। और तब इनने अमेरिका में स्थापित किया थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली अमेरिका में स्थापित हुई थी, सोचो 1875। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 1875 के बारे में एक और चीज बताई थी ना, इसको हम हटा देते, रुको। हाँ, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में क्या क्या स्थापित हुआ, आर्य समाज स्थापित हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट भी स्थापित हुई। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, थर्ड वाले को वो हम करेंगे, पहले दो पे ध्यान दो। पहला तो पढ़ लिया थियोसॉफिकल। तो मैडम ब्लवत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, इनने अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थापित किया थियोसॉफिकल सोसाइटी कि अमेरिकन को वेदों और उपनिषदों के बारे में बताएंगे। लेकिन वहां पर ये ज्यादा सफल नहीं हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी, और फिर इसका हेडक्वार्टर इंडिया शिफ्ट कर दिया। इंडिया में कहां शिफ्ट किया, अद्यार। तो भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से कहां शिफ्ट कर दिया, एनवाई से कहां शिफ्ट कर दिया बच्चे, अद्यार। अद्यार कहां पर है, मद्रास प्रांत, आज तमिलनाडु में, उस टाइम पे मद्रास प्रांत में था, यहां इनका हेडक्वार्टर आ गया। लेकिन एक बात आप लोगों को जो बिल्कुल आ रही होगी बार बार, एक नाम एनी बेसेंट जी का, कि ये कौन है फिर सर, हमने इनका नाम सुना है। असल में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी कोई संस्थापक नहीं, इनने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आगे चल के ये इंडिया आई थी। ये आयरलैंड की महिला है, आयरिश महिला है, ये इंडिया आई थी और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बन जाती हैं, लेकिन बहुत आगे 1907 में अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1907, तो ये प्रेसिडेंट बन गई थी, किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष, लेकिन संस्थापक नहीं है। इनके बारे में हमको होम रूल लीग में आगे पढ़ना है, परेशान ना हो। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, अद्यार, मद्रास, अभी अभी हमने बात की। चलें, अलीगढ़ आंदोलन किस समाज सुधारक से संबंधित है, अभी मैंने बताया आपको। 1875 में 3 संगठन हमको दिमाग में रखने हैं। एक क्या रखना है हमको, तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या नाम बताया आपको, आर्य समाज। एक क्या हमें दिमाग में रखना है, थियोसॉफिकल। एक क्या हमको दिमाग में रखना है, अलीगढ़। अभी जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया सर सैयद अहमद खान। इनको सर की उपाधि किसने दी, ब्रिटिशों ने। तो एक टाइटल होता है नाइटहुड, तो अगर आपको नाइटहुड का सम्मान मिलता है तो आपको सर की उपाधि भी मिल जाती है। तो ऐसा इनको ब्रिटिशों ने क्यों दिया, ये तो एक भारतीय है। असल में ये भारतीय तो हैं, लेकिन इनने कई वर्ष एक सरकारी सेवक के रूप में सरकार को सर्व किया, ब्रिटिशों को सर्व किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रिटिशों के लिए काम करते थे ना भाई, सैलरी मिल रही है तो उस टाइम पे लोग काम तो करेंगे ही। तो कई सारे लोग काम कर रहे थे, सेना में भी काम करते थे, ऑब्वियस सी बात है, और ये तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो ये कहां पहुंचे, तो ये कि जज थे, हम देखते हैं क्या, तो भाई ये जज थे, ठीक है, जज के रूप में इनने काम किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि आगे चल के फिर इनको विधायिका यानी लेजिस्लेचर में भी डाल दिया गया। तो आप समझते होंगे कि सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन होता है जो कानून बनाता है, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। एक होता है कि जो उन बनाए गए कानूनों को लागू करता है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। और एक जो अंग होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अगर कोई तोड़ेगा, तो फिर तीसरा जो अंग होता है जुडिशरी, तो वो उन लोगों को सजा देता है। तो ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों से जुड़े हुए थे, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, तो इतनी लंबी सर्विस इनकी थी, इसलिए इनको सर और नाइटहुड की उपाधि मिली। अच्छा, इनने ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज,
ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ और यहाँ पे सबसे विशेष बात है कि ये कुरान की शिक्षा भी देते थे और इस्लाम की भी, सॉरी, कुरान की शिक्षा भी देते थे और पाश्चात्य शिक्षा भी देते थे। तो जिसकी वजह से ये हब बन गया लर्निंग का। मतलब आप सोचो कि एक ऐसा समय था, हब बन गया लर्निंग का, मतलब बहुत सारे मुसलमान बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ सीट कम पड़ जाती थी, इतना स्तर अच्छा था इनकी शिक्षा का। इनफैक्ट ये आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही बनता है। तो ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है आगे चल के ये एएमयू में कन्वर्ट होता है। तो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आया था और 1920 में हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील होता है। ठीक है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और आगे चल के एएमयू बनता है। लेकिन क्योंकि ये कुरान के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा भी दे रहे हैं ना, तो कई सारे जो रूढ़िवादी मुसलमान थे उनको वो पसंद नहीं आई बात। कई सारे रूढ़िवादी जो मुसलमान थे वो इनसे नाराज हो गए कि आपकी कैसे हिम्मत हुई, आप मुसलमानों को इस्लाम से भटका रहे हो, पाश्चात्य कल्चर सिखा रहे हो, गलत है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक संगठन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के लोगों ने तो इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, यानी ऑर्डर, कि कोई सच्चा मुसलमान जो होगा वो इनके संगठन से नहीं जुड़ेगा, ये भटका रहे हैं आपको। बताइए, तो निम्नलिखित में से क्या सर सैयद अहमद खान से संबंधित एक समाचार पत्र, इनने भी एक न्यूज़पेपर निकाला, तहजीबुल अखलाक। तो मैं क्या करता हूं, एक बार जो न्यूज़पेपर वाली हमारी लिस्ट थी उस लिस्ट को हम लोग एक बार वापस देखेंगे, रिवाइज भी करेंगे और उसमें नया एक एंट्री भी डालेंगे। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी बंगाली भाषा, बंगदूत हिंदी, मिरातुल अखबार फारसी भाषा, हेनरी विवियन डेरोजियो, तो हमने बोला इनका क्या है, ईस्ट इंडिया। अच्छा, इसके अलावा सत्य शोधक समाज, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म। इसके अलावा बच्चे हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हितवाद। फिर हमने बोला स्वामी विवेकानंद, प्रबुद्ध भारत उद्बोधन। अब इस लिस्ट में हम लोग एक एडिशन और कर देते हैं, तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट है, लेकिन जो इनका पब्लिकेशन है वो क्या है, तहजीबुल अखलाक। तो तहजीब, तहजीब लिख दूं, काम चल जाएगा, तहजीबुल अखलाक पूरा नाम है, क्योंकि अभी और भी कोई न्यूज़पेपर आएगा तो जगह होनी चाहिए ना। चलो भाई, तो इसको इनफैक्ट हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं ताकि नीचे भी एक इसका कॉपी रहे, वरना बार बार आपको ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए जी, तो हमने ये पूरी बात कर ली, ये भी पूरी बात कर ली, ये भी पूरी बात कर ली, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो अगला भाई कौन है, समाज सुधारक। हाँ, तो भाई अगला क्या है प्रश्न, शारदा सदन की स्थापना किस महिला समाज सुधारक ने की। अब आप जानते हैं कि भाई ज्यादा महिला समाज सुधारक तो देखो आई नहीं है, तो जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सावित्रीबाई फूले जी। और अब हम लोग नाम डिस्कस कर रहे हैं पंडिता रमाबाई जी का। तो भाई पंडिता रमाबाई, तो ये कौन है, समाज सुधारक, इनने शारदा सदन की स्थापना की। बहुत ही पढ़ी लिखी खुद भी थी और इनने कई सारी महिलाओं को उदय करवाने के लिए कि भाई ऐसी महिलाएं जिनको समाज ने त्याग दिया है, घर से निकाल दिया है या शोषण करके छोड़ दिया है, बुरी स्थिति में है, दहेज पीड़िता है, किसी को जला दिया गया है, उस समय जब ऐसे बहुत सारे केस आते थे तो ये शारदा सदन में उनको बेसिक चीजें सिखाती थी कि जैसे आप सिलाई कढ़ाई खुद कर पाए ताकि भविष्य में आप अपना पेट खुद पाल सके। और अभी तो आप यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो शेल्टर भी मिल रहा है उनको, खाना पीना भी महिलाओं को मिल रहा है और साथ साथ बेसिक लाइफ स्किल्स भी मिल रही है ताकि आप कुछ और भी कर पाओ। ठीक है, तो ये है शारदा सदन में पंडिता रमाबाई। अच्छा, एक बात मैं अगर बोलूं कि इनने ये शारदा सदन कहाँ स्थापित किया तो मुंबई। तो यानी अगेन मैं वो लिस्ट, वो जो हमने एक बनाया था मैप, तो उसको ले आए, तो उसको हम भाई नीचे ले आते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। यहाँ पे अब हमें एक और एंट्री करनी है, सेवा सदन बहुत देर पहले पड़ा, अब शारदा सदन की भी स्थापना हो गई है। चलो, तो भाई यहाँ पे बंगाल के हमने बहुत सारे देख लिए, ठीक है। और फिर हमने बॉम्बे प्रांत के अंदर मुंबई में प्रार्थना समाज और सेवा सदन, यहीं पर मैं एक एडिशन करता हूँ शारदा सदन। तो देखो कितना सही है, शारदा सदन सेवा सदन नाम भी मिलता जुलता है, दोनों मुंबई में भी हैं। ये सेवा सदन बहराम जी मालबारी और शारदा सदन पंडिता रमाबाई, पुणे के सत्यशोधक और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो सिंपल है। चलो, सेवा सदन, शारदा सदन, आर्य समाज कहाँ स्थापित हुए, सब मुंबई में हुए। इसमें आर्य समाज नहीं लिखा हुआ है क्या, हो सकता है हमने मिस आउट कर दिया, मैंने एक जगह लिखा तो था, ये तो मुझे याद आ रहा है, या हो सकता है नहीं भी लिखा हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे अब लिख देते हैं
तो मुंबई में है। आर्य समाज भी, ये हमें मालूम है, हेडक्वार्टर आगे चल के इसका लाहौर हो जाता है, जो मैंने बता दिया। तो भाई इस प्रश्न का जवाब तो काफी सिंपल है, लाहौर, सॉरी मुंबई। कहाँ गया? सेवा सदन, शारदा सदन, आर्य समाज सब कहां पर है बच्चे? मुंबई में है। इसके अलावा प्रार्थना समाज इसमें नहीं है, तो वो भी मुंबई में है, ये भी आपको मालूम है। चलो आओ आगे बढ़े। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना हुई, बहुत बढ़िया, कहां हुई? आत्मसम्मान की बात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये। चले, तो भाई आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अगेन हम देखते हैं कि भाई ये किस प्रकार का आंदोलन है। तो ये आंदोलन है कि निम्न जाति जिनको कहा जा रहा है उस समय, उनको उनके अधिकार मिले, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, सरकारी नौकरियों में भी उनकी एंट्री मिल पाए, मंदिरों में प्रवेश हो पाए, तो उन चीजों को लेके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो यहां पर भाई हमने क्या बोला कि स्थापना कहां हुई है? मद्रास। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना 1925 में होती है, आज के तमिलनाडु में, उस समय का मद्रास प्रांत था। लेकिन जिनने स्थापना की है उन पर विशेष फोकस करें। ईवी रामास्वामी नायकर, क्या नाम है बच्चे? ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, इनने स्थापना की है तमिलनाडु में आज के और उस समय के मद्रास प्रांत में। ये है ईवी रामास्वामी नायकर जी, इनको पेरियार बोला जाता है, अगर कभी आपने सुना हो। क्या बोला जाता है? पेरियार। पेरियार इनका एक टाइटल जो इनको मिला है, तो पेरियार मतलब होता है वरिष्ठ सम्मान दे रहे हैं इनको। जैसे आप देखते हो ना कि नॉर्थ में महाराणा प्रताप या रानी लक्ष्मीबाई जी, इनके वो लगते हैं स्टैचूज चौराहों पर। साउथ में आप कभी जाएंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो आपको ईवी रामास्वामी नायकर जी के मिलेंगे, वहां पे इनको भगवान से कम नहीं माना जाता। तो माना जाता है कि जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, आज हम देखते हैं AIADMK और DMK पार्टीज, उनका उदय यहीं से हुआ है। ये जो इनने शुरुआत किया पॉलिटिक्स का, आगे चल के वो फिर उन पार्टीज का रूप लेगी आगे चल के बहुत। तो कुल मिला के पेरियार इनको बोल रहे हैं। ईवी रामास्वामी नायकर जी के साथ बालाजी नायडू जी भी थे। तो बालाजी नायडू, ये नाम दिमाग में रखना, दोनों ने आत्मसम्मान आंदोलन को शुरू किया। नाम से दिख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हमको अपने आप को स्ट्रांग करना है और किसी प्रकार का शोषण सहना नहीं है, गलत चीज बर्दाश्त करनी नहीं है, ना माननी है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन है? अब देखो, जैसे हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियों के खिलाफ कई सारे आंदोलन शुरू हुए, वैसे इस्लाम धर्म में जब कुरीतियां जब देखी गई तो कई सारे सुधारक आए। जैसे हमने एक नाम अभी लिया था, सर सैयद अहमद खान। लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सुधारक वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में कुछ ऐसे भी आंदोलन आए जो कह रहे हैं कि नहीं, जो पुराना चल रहा है वो चलने दो। इनफैक्ट हिंदू धर्म में भी मैं आपको थोड़ी देर में एक ऐसा उदाहरण देने वाला हूं। ठीक है, यानी जो रूढ़िवादिता को सपोर्ट कर रहे हैं, भले वो हिंदू धर्म में मैं एक उदाहरण दूंगा, और इस्लाम में मैं आपको 2 उदाहरण देने वाला हूं, जो कि पुरानी चीजों को समर्थन कर रहे थे कि जो चल रहा है चलने दो, कोई नई चीज मत आने दो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने क्या बोला कि कुरान के साथ साथ हम पाश्चात्य शिक्षा देंगे। तो कई लोग उनके खिलाफ हो गए। एक तो देवबंद आंदोलन है, जिनने फतवाई जारी कर दिया, वो तो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक थे वहाबी आंदोलन। असल में वहाबी आंदोलन इंडिया के बाहर शुरू हुआ था, अरब क्षेत्र में, लेकिन फिर इसको इंडिया में कौन लाए? तो 2 लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, एक सैयद अहमद बरेलवी और एक शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी, तो ये 2 लोग हैं भाई महत्वपूर्ण, जिन्होंने वहाबी मूवमेंट को इंडिया में लाए। और वहाबी मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि जो ओरिजिनल इस्लामिक टीचिंग्स हैं सिर्फ उनको फॉलो करना है, किसी प्रकार का पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो देवबंद, अच्छा ये देवबंद आ गया। हाँ, तो भाई इसका सही जवाब मैंने बता दिया आपको, शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी को सैयद अहमद बरेलवी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बरेली उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए। तो ये किस प्रकार का आंदोलन है बच्चे? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी समझ रहे हो आंदोलन क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स जो प्रैक्टिसेस को समर्थन कर रहे हैं कि जो पुराना चला आ रहा है चलने दो, कोई वेस्टर्न एजुकेशन नहीं। तो नो वेस्टर्न कल्चर, कोई वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर अपनाया ना जाए मुसलमानों के द्वारा, दूर रहा जाए। अच्छा, इनसे भी एक स्टेप आगे कौन गया? देवबंद आंदोलन। आओ पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ग में समाज सुधार से संबंधित था? देवबंद आंदोलन बच्चे इस्लाम में समाज सुधार से संबंधित है। देवबंद आंदोलन के अगर मैं संस्थापकों की बात करूं कौन कौन है, तो एक है मोहम्मद कासिम नैनोतवी। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम नैनोतवी। नैनोतवी,
मोहम्मद कासिम नैनोतवी, तो नैनोतवी। दूसरे कौन है, इनके अलावा कौन है, तो राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं भाई, राशिद अहमद गंगोही। तो दो नाम आपको मिल गए, नैनो और गंगो। ऐसा देखो, नैनो, ठीक है, क्या मिल गया भाई, तो नैनो और गंगो, ये दो नाम आपको मिल गए। आप ऐसे याद रखो, नैनो और गंगो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर याद रखने के लिए, अगर आपको देवों के दर्शन करने, भाई कभी आपने सोचा कि देवों के दर्शन करें, तो अगर आपको कभी देवों के दर्शन करने तो आपको नैनो गाड़ी में बैठ के गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो नैनो और गंगो, देवों के दर्शन करने तो नैनो गाड़ी में बैठो और गंगा में डुबकी लगाओ। तो ये तो इतना खतरनाक आंदोलन था इस सेंस में कि इनने तो फतवा जारी कर दिया। देखो, वहाबी आंदोलन भी सर सैयद अहमद खान को पसंद नहीं कर रहा है कि आप मुसलमानों को भटका रहे हो, लेकिन देवबंद आंदोलन ने तो बोला फतवा कि जो सच्चा मुसलमान है वो जुड़ेगा ही नहीं सर सैयद अहमद खान से, गलत हो जाएगा, आप फिर मुसलमान नहीं हो। इतनी तक बातें कह दी। देवबंद इसको क्यों बोलते हैं, कई बच्चे शायद सोच लें कि सर देवों को यहाँ बंद कर दिया था, कहीं बंद नहीं किया देवों को, ये जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यह एक धार्मिक आंदोलन था, मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी लोगों ने इसे शुरू किया। मोहम्मद कासिम नैनोतवी, राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया, ठीक है। सो रिलीजियस मूवमेंट इनिशिएटेड बाय ऑर्थोडॉक्स उलेमास। उलेमास जिनको इस्लाम धर्म की जो कानून है उनकी जानकारी होती है, उनको हम कह रहे हैं उलेमा। मध्यकालीन भारत में ये शब्द बार बार आता है, जब हम लोग मध्यकालीन भारत प्रयास से पढ़ेंगे अच्छे से, उम्मीद है, तब हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे उलेमाओं की। अभी बस इतना समझ लो कि जैसे आज का जो संविधान है उसकी कानून की जानकारी किसको है, जज को है और लॉयर को है, तुमको मुझको है क्या, नहीं ना इतनी जानकारी। वैसे ही एक समय था जब हिंदू धर्म के जो ज्ञाता हैं वो है ब्राह्मण, जो कानून है ब्राह्मण लोग, इस्लाम धर्म के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ हैं, शरिया, उसके जानकार उलेमा, तो उनने ही शुरू किया था ये सती प्रथा का समर्थन करने वाला संगठन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो आप, मैंने कहा था कि एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक ऐसा आंदोलन जो समर्थन करता है रूढ़िवादिता का हिंदू धर्म में, और इनने ये तक कह दिया कि सती प्रथा भी गलत नहीं है, सती प्रथा भी अच्छी है। अरे बाप रे, ये ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया था और इसका नाम है धर्म सभा। मैं हंसा इसलिए क्योंकि उस समय 1828 में जब राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्म सभा की स्थापना की तो कई सारे ब्राह्मणों के प्रैक्टिसेस को टारगेट किया जा रहा था। तो ब्राह्मणों ने बोला कि ये सब गलत है, हमको भी खड़ा रहना पड़ेगा भाई अपनी प्रथाओं के पीछे। तब 1830 में यानी 2 साल बाद धर्म सभा की स्थापना की जाती है ब्राह्मणों के द्वारा कि जो हमारी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। लोगों ने बोला सब सही है, सती प्रथा सही है, इनने बोला बिल्कुल सही है, हम क्या करें, सती प्रथा में कुछ गलत नहीं है। वो तो कोई महिला जिसको बहुत सर्दी लगती है वो आग में कूद जाती है, हम थोड़ी ना कुछ बोले। कभी कभार जब नहीं जल रही है लकड़ी, कोई रोटी पकाने का साधन नहीं, तो कई बार महिलाएं रोटी बनाने आ जाती हैं और गलती से जल जाती है, हमारी कोई गलत थोड़ी ना प्रथा। तो बेटा इनने सती प्रथा तक का समर्थन कर दिया। इसको स्थापित किया था राधाकांत देव ने, ठीक है। तो धर्म सभा, मतलब आप सोचोगे कि सर वहाबी, देवबंद और धर्म सभा, ये आप इस टॉपिक में क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो कायदे से समाज सुधारक नहीं है, ये तो थोड़ा सा पीछे जाने वाली बातें हैं कि सती सही है, तो पीछे जाने वाली बातें हैं कि नहीं, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है इसलिए पढ़ेंगे। तो धर्म सभा राधाकांत देव ने 1830 में ब्रह्म समाज के विरोध में इसको शुरू किया। आंदोलन ने रूढ़िवादिता का समर्थन किया। फाउंडेड बाय राधाकांत देव इन 1813 प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रह्मो समाज, द मूवमेंट सपोर्टेड कंजर्वेटिज्म। देखो भाई, इस क्लास में कई बार हो सकता है भाई कुछ बच्चे आहत हो जाएं कि सर ब्राह्मणों के लिए ऐसा, भाई मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए कुछ अलग से गलत कुछ भी बात नहीं कही, मैंने आपको वो बताया जो अलग अलग उस समय चीजें हो रही हैं। और उस समय जब हम देखते हैं कि ज्योतिबा फूले या रामास्वामी नायकर जी ने ऐसे आंदोलन चलाए जो ब्राह्मण विरोधी थे, तो वो उनने चलाए, और अगर आप उन आंदोलनों को नहीं पढ़ोगे तो इससे ऐसा तो नहीं होगा कि वो आंदोलन हुए ही नहीं थे। भाई मैं कहूं कि मैंने आईफल टावर नहीं देखा क्योंकि मैं कभी पेरिस नहीं गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आईफल टावर है नहीं, मैंने नहीं देखा है ना, वो तो है। तो कोई चीज के प्रति हम आंख बंद कर लें तो उससे वो इतिहास बदल थोड़ी ना जाने वाला है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि आप बच्चे ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें कोई धर्म या कोई जाति के बन के ना बैठे ना, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट बन के बैठो
तो ये अच्छे से समझ में आता है। कई बार बच्चे ऑफेंड हो सकते हैं कि अरे सर ये वाली चीज क्यों बोली आपने, या सर ये वाली चीज इनने क्यों बोली। भाई एक समय था जब हमारे समाज में कास्ट रिजिडिटीज बड़े स्तर पर थी, आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, ये तो रियलिटी है। तो हम लोग आंखें नहीं बंद कर सकते ना उससे कि हमने बोला कि नहीं छुआछूत था ही नहीं, कभी तो था। आज भी हम देखते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो उनकी साइट के अनुसार सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहे हैं अभी भी दलितों के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये आज का उनका डेटा है, 2025 की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो हमारे समाज में है उन पर डिस्कशन करने से अवेयरनेस फैलती है, और अवेयरनेस फैलती है, एग्जाम में आता है, तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए आप इस क्लास में किसी भी प्रकार से किसी धर्म जाति के बन के ना बैठना, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और वही चीज आपको सफल करेगी। ठीक है, मुझे आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे और बेहतरीन तरीके से आगे के टॉपिक्स हम लोग देखने वाले। तो पढ़ते रहें, है ना, 1857 भी देखना है, नेशनल मूवमेंट भी देखना है, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बताना तो आप क्या बताओगे भाई कि हितवाद, हितवाद और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन किस समाज सुधारक ने शुरू किया? हितवाद न्यूज़पेपर भी उन्होंने निकाला और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी उनकी। ठीक है, बताना तो किसने शुरू किया। चलो भाई खत्म करते हैं फिर। ओके, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।